नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली जिले का मोरवा क्षेत्र के कई वार्ड एनसीएल के द्वारा अधिग्रहण किए जा रहे हैं। क्षेत्र सेक्शन 9 के उपरांत ड्रोन सर्वे कर लिया गया है एवं संपत्तियों को नापी एनसीएल एवं टीआईएस टीम के द्वारा की जा रही है, लेकिन विस्थापन को लेकर एनसीएल अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, जिसे लेकर विस्थापितों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि एनसीएल कई बार बुकलेट जारी किया, लेकिन हर बुकलेट में अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। लास्ट बुकलेट में तो सरकारी भूमि एग्रीमेंट भूमि पर बनाए गए मकान के लोगों को प्रभावित मानने का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर विस्थापितों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई विस्थापित संगठन अपने अपने स्तर से सही तरीके से विस्थापन करने के लिए लगे नजर आ रहे हैं। विस्थापितों की मांग है कि पट्टे की भूमि में बने मकान हो या सरकारी भूमि, वन भूमि या एग्रीमेंट भूमि, सभी को 100% सॉल्यूशियम दिया जाए एवं प्रत्येक वयस्क को 25 लाख तथा प्लांट का 25 लाख रुपए भुगतान किया जाए। विस्थापितों का कहना है कि एनसीएल अपनी नीति स्पष्ट करे, नहीं तो विस्थापित घेराव एवं कोल डिस्पैच को बंद करने के लिए बाध्य होंगे। को मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सिंगरौली विस्थापन के संरक्षक वीरेंद्र गोयल जी। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंगरौली टुडे न्यूज। आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मौका दिया। गोयल जी, सबसे बड़ी समस्या इस समय मोरवा विस्थापन है। मोरवा विस्थापन को लेकर विस्थापितों का आक्रोश देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन उनका आक्रोश बढ़ रहा है। आप सिंगरौली विस्थापन मंच में हैं, सीएमडी के साथ कई बार आपकी वार्ता हुई है। विस्थापन में क्या विसंगतियां हैं, क्या समस्या है जिसको लेकर एनसीएल कोई भी गाइडलाइन को निश्चित नहीं कर रहा है या अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा है? सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा लगातार सीएमडी साहब हों या आरएनआर के लोग, अधिकारी लोग हों या डायरेक्टर साहब के पास बैठ कर के इस विस्थापन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए लगातार चर्चाएं वार्ताएं हो रही थी। पिछले दिनों एक बुकलेट जो कि व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाई गई, उस बुकलेट को प्राप्त करने के बाद ऐसा हमें बताया गया था कि यह मैं केवल कुछ लोगों तक भेज रहा हूँ और आप लोग इसको 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक का अध्ययन कर लें और अध्ययन करने के बाद आप हमें इसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो अवगत कराएं। लेकिन चूंकि ग्रुप में चलने की वजह से काफ़ी इसमें लेकर के असंतोष आया। हमारे भी विस्थापन मंच के सभी सदस्यों के बीच में तरह तरह की चर्चाएं भी आई, लेकिन इन सब बिंदुओं को रखने पुनः सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा रखा गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति की जा रही थी वह बिंदु एनसीएल ने हम सबों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको माना भी है और जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो बुकलेट जिसमें कि समस्त जानकारियां उपलब्ध होंगी वह एनसीएल प्रशासन के द्वारा जारी भी किया जाएगा। मैं इस पर मूल रूप से आपको फोकस कर दूं, जो कि पिछले बुकलेट में जो सर्कुलेट कर दी गई थी लोगों के द्वारा, उसमें 500 स्क्वायर मीटर तक की भूमि का 60% रेट, जैसे 200 स्क्वायर मीटर के स्लैब से उन्होंने चालू किया था कि जैसे अगर 8,961 रुपया इस सिंगरौली के भूमि के रेट का निर्धारण किया था, तो 200 स्क्वायर मीटर तक के भूमि वाले को 8,961 रुपये और 350 स्क्वायर मीटर तक के भूमि वालों को 8,961 में 20% कम कर देते हैं। और अगर किसी की 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन है तो 500 स्क्वायर मीटर तक की ज़मीन में 60% देने का प्रावधान रखा था, जो कि सबसे ज़्यादा आपत्ति का विषय था कि अगर आपने एक अपना रेट फिक्स्ड कर दिया था और चूंकि हम नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं और इसके पहले के विस्थापनों में भी 12.5 डिसमिल 500 स्क्वायर मीटर तक यहाँ पर कृषि भूमि का भी भुगतान जो है यह मानते हुए कि यह आवासीय डाइवर्टेड है और 12.5 डिसमिल तक के लोगों को 8,961 रुपये या जो भी उस समय का रेट था वह रेट दिया जाता था।
तो इन बिंदुओं पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई और इधर में चर्चा के उपरांत यह जानकारी प्राप्त हुई और जो कि एक सलूशन निकला है कि वो 500 स्क्वायर मीटर तक की ज़मीन का रेट वही देंगे। अगर इसके अलावा कोई अगर डाइवर्टेड ज़मीन होगी, वह कॉमर्शियल हो तो कॉमर्शियल का रेट देंगे। अगर आवासीय डाइवर्टेड है तो जितनी भी अगर 20 डिसमिल ज़मीन हो या 25 डिसमिल ज़मीन हो, उसके रेट का भुगतान 8,961 के हिसाब से प्राप्त होगा। दूसरा मुद्दा आया था कि शासकीय भूमि पर बसे हुए लोगों का भुगतान, जिस पर एनसीएल प्रबंधन ने केवल उसके भवन का मूल्य विदाउट सॉल्यूशन देने का निर्णय लिया था और किसी भी तरह की सुविधा, अभी विगत 3 दिन पूर्व एनसीएल प्रबंधन के द्वारा यह बात आई और हम लोगों ने बात रखा था कि कम से कम उस शासकीय भूमि के भी रहने वाले व्यक्ति को भवन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन दिया जाए और कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाना। हम लोग ने तो सिंगरौली विस्थापन मंच की तरफ से 10 लाख रुपए की बात रखी थी, लेकिन 5 लाख रुपए से कम न दिया जाए। और जैसे आप यहाँ पर भूमि स्वामी के व्यक्तियों के आश्रित व्यक्तियों को, जो वयस्क व्यक्ति हैं, उन सबों को दे रहे हैं, वैसे ही प्रत्येक वहाँ के भी वयस्क पात्रों को 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए। और अगर जो व्यक्ति आर.एन.आर. साइट लेना चाहता हो तो उसको साइट ले ले, और नहीं तो आर.एन.आर. साइट के बदले भी 5 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए। जिसको कि ऐसी जानकारी आज प्राप्त हुई है कि उस तरह के लोग जो कि अभी एनसीएल में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज सीएमडी से वार्ता के उपरांत वह भी सेटलमेंट हो चुका है। उसमें शासकीय भूमि पर बसे हुए लोगों को विदाउट सॉल्यूशन भवन का पैसा और 5 लाख रुपया प्लस उनके आश्रित वयस्कों को 5 लाख रुपये और आर.एन.आर. साइट के बदले 5 लाख रुपया भूस्वामी को प्राप्त होगा और उसके अलावा 1.5 लाख रुपये विध्वंस भत्ता और 25,000 रुपये अर्ली शिफ्टिंग। ये किसके साथ आज बैठक हुई? सीएमडी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय पार्षद लोग भी गए थे। उनके मीटिंग में तो मैं नहीं था, लेकिन मुझे जो जानकारी अभी प्राप्त हुई कि आज ये मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में उन सबों ने अपनी सहमति व्यक्त किया है। वेल जी, अगर हम बात करें, ये 27 मार्च को शायद एक लास्ट बुकलेट एनसीएल द्वारा सार्वजनिक किया गया था, जिसको जो आपके द्वारा जिक्र किया जा रहा है कि सीमित लोगों तक वो बुकलेट आने के लिए वहाँ से निकली थी, जो सार्वजनिक हो गई। उसमें सरकारी भूमि वालों को प्रभावित, सरकारी भूमि और दूसरे के पट्टे में एग्रीमेंट पर बनाए हुए मकान जो बनाए हैं उनको प्रभावित माना जाए, ये उसमें जिक्र किया गया है। सभी संगठनों ने ऐसा मांग किया था, जिसको एनसीएल लिखा था कि मेरे द्वारा मान लिया गया है। ये कहाँ तक जायज़ है? शासकीय भूमि पे बसने वालों को प्रभावित की बात नहीं शुरू से किया गया किसी भी संगठन के द्वारा। मेरी जानकारी जैसी है, सिंगरौली विस्थापन मंच हो या सिंगरौली पुनर्वास मंच हो, इसमें उन व्यक्तियों को विस्थापित माने जाने की हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे और उस बुकलेट में चूंकि वह लाभ के पात्र नहीं हो रहे थे, वही विषय अभी मैंने इसके पूर्व में बताया है कि ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित की श्रेणी में 5 लाख रुपए के लाभान्वित की श्रेणी में आज जो म्यूचुअल इन लोग की आपस में बैठक हुई है, उसमें हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने अपनी सहमति व्यक्त किया है, जो कि अभी कुछ देर पूर्व मेरी एनसीएल प्रबंधन से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के मुताबिक वह मैटर भी आज की डेट में सेटल्ड हुआ है। देखिए, इसके पहले मेड़ौली वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन हुआ था, जिसमें जो पट्टेदार को जिस तरह से प्लाट दिया गया था या प्लाट का पैसा दिया गया था, सेम उसी तरह से सेक्शन 9 के पहले का जिनका डॉक्यूमेंट था, सरकारी भूमि में मकान बनाए थे, उन्हें भी उतना ही प्लाट का पैसा दिया गया है। यहाँ इस तरह का अंतर क्यों हो रहा है? एनसीएल प्रबंधन से जानकारी प्राप्त होने के बाद जैसा जानकारी वो दे रहे हैं, एनसीएल के इसके पूर्व के अधिग्रहण में भी शासकीय भूमि पर बसे हुए पट्टेदारों को वही लाभ प्राप्त हुआ है जो भूस्वामी को लाभ प्राप्त होता था, लेकिन शासकीय भूमि पर जो इंक्रोचमेंट था, वैसे लोगों को इस तरह के लाभ से वंचित रखा गया था। अगर कोई 1-2 ऐसे उदाहरण हों
तो यह कई बार चर्चाएं जरूर आती हैं, लेकिन किसी ने आज तक डॉक्यूमेंट्स में एक सिंगरौली विस्थापन मंच, चूँकि हमारे अन्य सदस्य सक्रिय भी रहते हैं, ललित श्रीवास्तव जी हों या मनोज कुलश्रेष्ठ जी हों, ये सब लोग के पास में लगातार लोग जा करके अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं आ पाता है कि शासकीय भूमि में जो इंक्रोचमेंट के रूप में अगर बसे हुए हैं वैसे लोगों को एनसीएल प्रबंधन ने वही लाभ से लाभित किया हो, ऐसा कोई उदाहरण आज तक हम लोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो सरकारी भूमि वाले को प्लाट का पैसा दिया था, तो उसमें नोटिस में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। पहले घर के मुआवजा का पेमेंट हुआ है, बाद में वो प्लाट का पैसा 8 या 8.5 लाख रुपए जो पट्टेदार को मिला था वही सरकारी भूमि वालों को, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं है जो आपको उपलब्ध कराया जा सके। उसमें ये विसंगति है, लेकिन ये लाभ दिया गया है। लोगों का मानना है कि जो लाभ वार्ड क्रमांक 10 में मिला है वही लाभ मुझे दिया जाए, जो पट्टेदारों को दिया जा रहा है केवल भूमि का, सरकारी भूमि का मुझे मुआवजा जो है सलूसियम कहते हैं, और आपका वयस्क का 15 लाख या 25 लाख जो भी आपकी डिमांड हो, प्लाट का जो भी डिमांड हो, जो पट्टेदार को मिल रहा है वो मुझे भी मिले, क्योंकि हमारी कई पीढ़ी, लोगों का कहना है कई पीढ़ी हमारी यहाँ बिता दी है और अब हम यहाँ से उजड़ेंगे, परेशान होंगे, बिलखेंगे, कोई व्यवस्था नहीं होगी। और यहाँ पे ये नीति विरुद्ध जो काम एनसीएल कर रहा है उस पर आप किस तरह का बात करें? सिंगरौली विस्थापन मंच ने हमेशा शासकीय भूमि हो या किसी दूसरे की भूमि पर बसे हुए व्यक्ति हो, इसकी बात लगातार एनसीएल प्रबंधन से चल रही थी। इस बुकलेट के जारी होने के बाद कुछ शासकीय भूमि पे बसे हुए लोगों के नेतृत्वकर्ता लोग समय समय पर जाकर के एनसीएल प्रबंधन से अलग से उनकी मुलाकातें हुई। उसी का जिक्र मैंने किया कि आज चूँकि वह जो नेतृत्वकर्ता लोग थे जो अभी तक शासकीय भूमि में बसे हुए लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, आज उनके साथ एनसीएल प्रबंधन ने बैठ करके यह वार्ता संपन्न की है। क्या उसमें सही है? चूँकि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। जहाँ तक सिंगरौली विस्थापन मंच की बात करेंगे तो सिंगरौली विस्थापन मंच उनके हक के लिए उस भवन के सॉलिसियम की भी बात कर रहा था, और उस भवन के लिए पहले तो हम सब लोग वही पात्रता रखेंगे ऐसी बातें रख रहे थे, लेकिन जब एनसीएल प्रबंधन उस पर हाथ खड़ा करने लगा तो हम सब लोगों ने 10 लाख रुपए तक की बात किया था। लेकिन एक व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के पास में बैठने के बाद जब व्यक्तिगत बातें होने लगी तो उसमें यह हुआ कम से कम इनको 5 लाख रुपए का न्याय दिया जाना चाहिए। आज ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वह 5 लाख रुपए की राशि उन सबों को दी जा रही है। मैं इस पर इतना ही बोल सकता हूं, क्योंकि अगर किसी भी मंच के द्वारा कोई विषय को टेकअप किया जा रहा था, उसमें अन्य लोगों ने नेतृत्व करके अगर उसमें संतुष्ट होकर के आए हैं, तो अगर उनकी संतुष्टि जहां पर हो चुकी है तो सिंगरौली विस्थापन मंच भी इस अधिग्रहण में बाधा पैदा नहीं करना चाहता। अगर कोई बिंदु किसी के द्वारा मैटर सॉल्व हो जा रहा है, अभी हमारे यहाँ संगठन 4 से 5 संगठन तो कार्यरत हैं, जिसमें 3-4 लोग को तो एनसीएल प्रबंधन भी बुलाता है, लेकिन इस अलग अलग संगठन बनने से लोगों को एक मैसेज गलत जा रहा होगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे बिंदुओं के पर भी हो सकता है कि सिंगरौली विस्थापन मंच से जो मुद्दा छूटता हो वह सिंगरौली पुनर्वास मंच के द्वारा उठा लिया गया हो, सिंगरौली पुनर्वास मंच के द्वारा जो मुद्दा छूटता हो सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा उठा लिया जाए, या कोई एक रहवासी समिति या जो भी यहाँ पर विस्थापित समिति बनाई गई है उसके द्वारा कुछ बिंदु ऐसे उठाएगा कि भाई जैसे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी था कि अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, माँ बाप उसके दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नहीं देते थे। इनके उसमें एक्ट में इन्होंने लिख दिया था कि वो व्यक्ति अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हम सबों ने जब बात रखने के बाद एक विषय आया कि नहीं, हम ऐसे बच्चे को भी, अगर वह नाबालिग बच्चा भी होगा तो उस राशि को हम एफडीआर के रूप में उसको देंगे। ऐसे कई बिंदु, जैसे हमारे वयस्क पात्र हों, कोई बच्ची की शादी हो जा रही है आफ्टर 9 एक धारा लगने के बाद, तो वैसे बच्ची भी उसकी लाभ की श्रेणी में आएगी। अभी एन्युटी स्कीम की बात करें तो हम सब लोग लगातार बढ़ने की बात कर रहे थे, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन 2020 से 2024 तक
प्रत्येक वर्ष उस एन्युटी की राशि में 1% की बढ़ोतरी करने का जो प्रावधान था उसको भी एनसीएल प्रबंधन के द्वारा जोड़ दिया गया। उसका इम्पैक्ट बहुत नहीं आएगा, लेकिन जो 30,000 रुपये जिसको एन्युटी स्कीम के तहत बेनिफिटेड होगा उसके लिए उसमें ज़रा सा फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन 150 रुपये डिसमिल अगर किसी की 10 डिसमिल ज़मीन है 2,000 रुपये पा रहा है तो उसको इम्पैक्ट बहुत आता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, कई विस्थापित होंगे जो इस खबर को देख रहे होंगे, एक बार उनको स्पष्ट कीजिए, ये जो 5 लाख रुपए का जिक्र आपके द्वारा किया गया वो 5 लाख रुपए किस चीज़ का है, और आपका संगठन जो एनसीएल से अभी तक बैठक किया है किस किस बातों पर सहमति बनाई गई है? देखिए, शासकीय भूमि पर मैं स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ, चूँकि एनसीएल प्रबंधन ने, अभी मैं एनसीएल कार्यालय पे गया था तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं न तो उस मीटिंग में उपस्थित था, इसलिए जो व्यक्ति लोग मीटिंग में उपस्थित रहे वही आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जो हमें जानकारी अभी दी गई कि शासकीय भूमि वालों को भी हम सब लोग विदाउट सॉलिसियम भवन का पैसा देंगे और 5 लाख रुपया प्रत्येक पात्र वयस्क सदस्यों को देंगे, भूमि मुखिया को देंगे, जो उस भूस्वामी जो होगा या भवन स्वामी होगा उसको देंगे, और आरएनआर साइट के बदले भी 5 लाख रुपए की राशि हम सब लोग उनको देंगे। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए विध्वंस भत्ता देंगे, और जो हम सबों को भी प्राप्त हो रहा है भूस्वामी को, और 25,000 रुपये अर्ली शिफ्टिंग का भी देंगे। बुकलेट, फाइनल बुकलेट जारी नहीं किया है आपके संगठन के द्वारा। ये सरकारी भूमि हो, एग्रीमेंट भूमि हो या पट्टेदार जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? अभी शासकीय भूमि वाला अगर विषय इनके द्वारा सॉल्व कर लिया गया तो अब हमारे यहाँ सबसे ज्वलंत, देखिए, जब तक कोई बुकलेट एनसीएल के द्वारा जारी नहीं होता तब तक ये कहना कि सहमति बन गया है ये उचित नहीं है। अभी तक तो एनसीएल का कोई बुकलेट जारी नहीं हुआ है। आप एक विस्थापित संगठन हैं, काफ़ी दिनों से ये संगठन विस्थापन को लेकर काम कर रहा है, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि इनका जो अधिकार है, जो हक है, जो इनकी मांगे हैं, जो जायज़ हैं वो मिल सके? विस्थापन मंच की समस्याएं, यहाँ की स्थानीय जन की जो समस्याएं थी वो आपको पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली होगी, समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी मिली होगी, समय समय पर जब बैठकें होती हैं उसके भी किसी सदस्यों के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमारे पास में पहला मुद्दा था कि ज़मीन का मूल्य का निर्धारण हो, दूसरा मुद्दा था कि भवन का मूल्य का निर्धारण हो। आज चूंकि यह बुकलेट जारी करने में जितना अवरोध पैदा हो रहा है, चूंकि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा कोई ऐसी मिनट्स ऑफ मीटिंग में करके जानकारी नहीं दी जा सकी है, जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें भी नीचे एक लाइन लिखा रहता है कि यह जो उपरोक्त नियम अगर कोई नियमानुसार बदलने की नौबत आएगी तो बदल दिए जाएंगे। तो आज जो भी बातें हम सब लोग अपनी समस्याएं रखे हैं उसमें 8,961 रुपये यहाँ के स्थानीय भूमि का रेट है, जो कि वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के 9 तक है, जिसमें चूड़ीदह का जो है रेट और चटका का कुछ रेस्ट पार्ट जो है वो आपके कुछ उसके रेट दर निर्धारण में कम हो गया। भवन का मूल्य 12,000, 11,000 कुछ समथिंग और 9,000, 6500, 4500 तक के ऐसे भवन के मूल्य भी निर्धारित कर लिए गए। उपबंध जो लगाए गए थे उस उपबंध को हटाने का भी निर्णय एनसीएल ने ले लिया। चूंकि एनसीएल प्रबंधन लगातार बोल करके मुकर जाता रहा है, इसलिए हम सब लोग आपके मीडिया बंधुओं से जरा बचने का भी प्रयास करते हैं कि कल क्या ठिकाना कि हमारी बात पलट जाए और बोले कि ये तो गोयल जी ऐसा बात बोल रहे थे। लेकिन चूंकि आज जितनी बातें, इसके पहले कल भी जितनी बातें हुई थी, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी जो हम सबों को मांगों में कमियां नज़र आ रही थी उसको लगभग सिंगरौली पुनर्वास मंच की भी वह बातें थी, सिंगरौली विस्थापन मंच की भी बात थी, और जो हमारी एक समिति यहाँ पर LIG तरफ बन रखी है वो भी थी, और लगभग सबके मुद्दे उसमें जुड़ चुके हैं। और जो पुरानी स्थिति थी जिस पर कि हम सब लोग अपनी सहमति व्यक्त कर रहे थे, वह फिर से आज उस स्थिति में उन लोगों ने उस बुकलेट को तैयार कर लिया है
चूँकि बुकलेट को किसी को भी जारी करने के लिए जब हमारी सारे लोगों की मनसा रजामंदी हो जाती है, उसके बाद वो अपने बोर्ड में ले जा करके अप्रूवल कराएंगे। तो उसके लिए जो समय मांग रहे हैं वो समय लगेगा। जहाँ तक एनसीएल प्रबंधन का ये है कि इस हम मार्च में हमको बुकलेट जारी ही करनी है, क्योंकि अप्रैल माह से हम नोटिस बांटने की तैयारी कर रहे हैं। तो वह नोटिस बांटने वाला जो क्षेत्र है 600 मीटर या 750 मीटर जो ले रहे हैं, वो कहाँ तक आता है ये एनसीएल प्रबंधन से समझना बाकी है। वैसे व्यक्तियों को इन सबों की प्रतिबद्धता है कि हम अप्रैल माह से नोटिस उन सबों को सर्व करेंगे। तो अगर सारे बिंदु क्लियर हो जाते हैं तो एक बिंदु जो कि अभी तक खड़ा हुआ है कि हम सब लोगों ने 25 लाख रुपए की डिमांड किया था और एनसीएल प्रबंधन आर&आर साइट के बदले 15 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। इस पर हम सब लोग सिंगरौली विस्थापन मंच हो या सिंगरौली पुनर्वास मंच के आपसी सदस्य लोग आपस में भाईचारे कहीं ख़त्म नहीं हुए हैं और हम लोग बात करेंगे। अगर दोनों की रजामंदी होगी कि नहीं ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए लड़ना होगा तो लड़ेंगे। देखिए, सिंगरौली का कई वार्ड ऐसे हैं जो विस्थापित हो रहे हैं, अधिग्रहण हो रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, वो 9 नंबर का डॉक्यूमेंट है लेकिन घर उनका 4 नंबर में है, 8 नंबर का है, उनका घर 7 नंबर में है, यानी है अधिग्रहण क्षेत्र में। उन डॉक्यूमेंट का क्या होगा? यह एनसीएल प्रबंधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पता बाधक नहीं होगा। अगर आपका 4 नंबर में निवास है और 4 नंबर का सब डॉक्यूमेंट है और 8 नंबर में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है तो 8 नंबर में भी उस 4 नंबर के चूँकि अधिग्रहण क्षेत्र का होना चाहिए। जहाँ तक वयस्क पात्र सदस्यों की बात है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, कहीं कॉलेज में पढ़ रहा या कहीं पर जाकर के नौकरी करने लगा, तो चूँकि वो अपना आधार कार्ड वहाँ का बना लेता है, वैसे व्यक्ति भी लाभ के श्रेणी में होंगे। अगर आपके वो परिवार के सदस्य के रूप में आप ये प्रमाण देते हो कि ये हमारा बेटा है, ये बेटी है, तो वैसे व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा। जो भी आपने पता का जो जिक्र किया है, यह पता कोई भी बाधक नहीं होगा। का अगर माने पेपर है, डॉक्यूमेंट है, तो वो हर वार्ड में मान्य किया जाएगा। लास्ट सवाल होगा गोयल जी आपसे कि ड्रोन सर्वे के बाद, वो सरकारी भूमि हो या पट्टे की भूमि हो, एग्रीमेंट की भूमि हो, ड्रोन सर्वे के पहले जिनके मकान बने थे लेकिन उनका सेक्शन 9 के 3 साल पहले का कोई डॉक्यूमेंट ना हो, उनको किस तरह का लाभ देने की बात कही गई? सेक्शन 9 के पहले का डॉक्यूमेंट न हो तो निश्चित ही वो विस्थापित का लाभ नहीं ले पाएगा, लेकिन उसको सारी चीज़ें मिलेंगी। भूमि का पैसा मिलेगा, भवन का पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ के विस्थापन का लाभ लेने के लिए उसको 3 साल पहले के अपने कागजात पत्र, उसको दस्तावेज, उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यह इनके नियम का प्रावधान है। अगर वो सरकारी भूमि पर मकान बना के रह रहा हो, ड्रोन सर्वे के पहले उसका मकान बना रहा हो लेकिन डॉक्यूमेंट न हो, ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा? शासकीय भूमि पर बसने वाले व्यक्ति के साथ भी यही सेम चीज़ अप्लीकेबल है कि अगर उसको अपने रहने का कि मैं इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ या 3 वर्ष पहले से यहाँ पर कार्यरत हूँ, यहाँ पर मकान बनाया हूँ, उसका कोई ना कोई दस्तावेज देना होगा। जैसे बिजली बिल हो, जैसे कि कोई जल कर का टैक्स का रसीद हो, या कोई नगर निगम के द्वारा कोई भू से संबंधित कोई भूखंड की रसीद काटी गई हो, या फिर कोई आधार कार्ड हो वहाँ के नाम का पता का, तो कुछ ना कुछ तो दस्तावेज हमें देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 3 साल के अंदर कोई व्यक्ति ने मकान बना लिया है, अपने भूमि पर मकान बना लिया है, भूमि हो सकता है कि धारा 9(1) के पहले खरीद करके 6 महीना पहले मकान बना लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को भूमि का पैसा, भवन का पैसा, सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, एनसीएल में कई बार आपकी मीटिंग हुई होगी। ड्रोन सर्वे के बाद बड़ी संख्या में घर बने हैं, उनके मुआवजा को लेकर किस तरह की आपकी बातें एनसीएल में? एनसीएल प्रबंधन की बातों को कहा जाए तो ड्रोन सर्वे जितने भी मकानों की नापी चल रही है, इनके
अपने देखने का नज़रिया है। ऐसा कहते हैं कि वो उस मकान की नापी के समय में उनको ये ज्ञात हो जाता है कि यह मकान धारा 9(1) के बाद बना है। आज के दिन तक एनसीएल प्रबंधन की इसमें स्पष्ट रूप से सभी मंचों के समक्ष में बात रखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी तरह का लाभ, भवन निर्माण तक का भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि ऐसी संख्या भी ज़्यादा होगी, आने वाले समय में एनसीएल प्रबंधन इस पर कौन सी नीति अपनाएगा, इसके लिए आज तक चूंकि अपनी जो विस्थापन मंच के माध्यम से जो चर्चाएं आती हैं उसमें स्पष्ट उनके द्वारा मना कर दिया जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी तरह का लाभ की श्रेणी में मैं लाभ या उसके मकान का मूल्यांकन तक भी नहीं करूंगा। तो देखिए, मोरवा विस्थापन को लेकर सिंगरौली भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सिंगरौली विस्थापन मंच के संरक्षक बीरेन गोयल जी से मेरी बातें हुई, कई तर्क संगतें बातें हुई, जिसका इनके द्वारा बेबाकी से जवाब दिया गया है जो आपके सामने आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।